हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। मैंने दो टर्म आपको कहा, पहला कहा ऑब्जेक्ट, दूसरा कहा कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे जाने से पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सेंटेंस लिखने के लिए, सेंटेंस बोलने के लिए सबसे पहला हम शुरुआत किससे करते हैं? तो बाबू सबसे पहले किसी सेंटेंस को अगर लिखना है या बोलना है तो सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट लगाने के बाद हमें बाबू क्या चाहिए? तो वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब लगाने के बाद बाबू मुझे क्या चाहिए? अदर वर्ड चाहिए। क्या चाहिए? अदर वर्ड चाहिए। ठीक, तो हमारा जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर हो गया बाबू, वो हो गया सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, या यहां पे लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी इसको बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाबू इसमें दो टर्म होता है। कितना टर्म होता है? यहां पे दो टर्म होता है इसमें। पहले को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बाबू? पहले को, पहले टर्म को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरे टर्म को बोलते हैं बाबू हम कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? देखो, अगर हम स्ट्रक्चर कॉमन यूज करेंगे तो बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। इसको क्या बोलेंगे? अदर वर्ड। ठीक, अगर मैंने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही हमने कहा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो क्या इसमें कॉम्प्लीमेंट आएगा? नहीं आएगा ना। तो अगर हम कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, क्या कहा? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, तो अगर हमने सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहा तो क्या यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। इसी तरह से हमने कहा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसलिए यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट आ रहा है या कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो वो सेंटेंस के वर्ड में देख करके आप उसको डिसाइड करोगे। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि सर ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है? आज उसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। ठीक, तो हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट गायब हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। तो हमने जो स्ट्रक्चर लिखा सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड कर दिया। तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड लगाने से क्या हुआ? यह स्ट्रक्चर कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन स्ट्रक्चर हो गया कि हो सकता है कि अदर वर्ड हमने जो बोला सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, तो हो सकता है कि इस अदर वर्ड की जगह पे ऑब्जेक्ट आए या इस अदर वर्ड की जगह पे कॉम्प्लीमेंट आए। तो जो आएगा उसको हम अपनी सुविधा के हिसाब से लगा लेंगे। ठीक, तो अगर यहां पे अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट आ रहा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट आ रहा तो कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमारा जो यही टॉपिक है, क्योंकि हम इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बताया था? सब्जेक्ट आपको बता दिया था, वर्ब आपको बता दिया था, ये अदर वर्ड छूट गया था। इसी अदर वर्ड के दो पार्ट मैंने कर दिया, एक को बोला ऑब्जेक्ट, दूसरे को बोला कॉम्प्लीमेंट। तो हमने सब्जेक्ट बता दिया था, वर्ब बता दिया था। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा।
तो हमारा जो टॉपिक आज का होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको यहां पर दिक्कत नहीं है, ठीक। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा जो बाबू टॉपिक बना ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता क्या चीज है, आइए उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। तो ये इंग्लिश का बाबू कॉमन स्ट्रक्चर है जो आपको याद होना चाहिए, जिसके बारे में हम आज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो हमारा टॉपिक जो आज का हो गया वो हो गया ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आज के क्लास में हम वही आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक। कि सेंटेंस को देख के कैसे मुझे समझ में आएगा कि जो हमने लिखा सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब के बाद जो हमने लिखा वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, तो वो उसको हम आज आइडेंटिफाई करने का आपको तरीका बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए। तो ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक क्या हो गया था बाबू, क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत उम्मीद है कि आपको नहीं होगा, ठीक। देखिए, हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो हम सेंटेंस को देख करके आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ब के बाद, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट, आज के बारे में वही सीखेंगे, ठीक है। तो बाबू ऑब्जेक्ट हम आपको दो तरीके से सिखाएंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से आज हम आपको ऑब्जेक्ट सिखाने जा रहे हैं। और दूसरे तरीके से सिखाने में, हम जब दूसरे तरीके पे आएंगे तो दूसरे तरीके में हम फिर आपको कॉम्प्लीमेंट उसी जगह से आपको हम सिखा देंगे, ठीक है। तो पहले तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम डिसाइड करके बताते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये मेथड 1 हो गया बाबू। ये क्या हो गया, मेथड 1 हो गया। किस चीज के लिए, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोला, मेथड 1। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बाबू ऑब्जेक्ट को समझने के लिए पहले हम आपको दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला लिखा, टीचर्स टीच, रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा सा, चलो ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक। जाइए हम आए, देखिए। तो पहला हमने लिखा बाबू, टीचर्स टीच स्टूडेंट्स। दूसरा हमने लिखा बाबू, हम आपको क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को हम सेम लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ में बेहतर आए। चलिए, हमने दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखा। पहले एग्जाम्पल्स में बोला मैंने
कि टीचर्स टीच स्टूडेंट्स। दूसरे में हमने क्या बोला कि टीचर्स टीच इंग्लिश। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमने आपको दिया है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कि कैसे हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का ये मेथड नंबर 1 है, ये पहला तरीका है। ठीक, अब देखिए बाबू, ध्यान से सुनिएगा। सेंटेंस ये क्या कर रहा है, सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है सेंटेंस को। तो बाबू जो सेंटेंस को शुरुआत करे, जो सेंटेंस के स्टार्टिंग आए, जो सेंटेंस के शुरुआत में आए, उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। तो सेंटेंस की जो शुरुआत करेगा बाबू, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद जो काम करेगा, कौन सा काम, सब्जेक्ट कौन सा काम यहां कर रहा है, यहां सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, तो पढ़ा, ये काम कर रहा, ये काम कर रहा, तो सब्जेक्ट है। कौन सा काम कर रहा जी, तो पढ़ाने का काम कर रहा। कौन सा क्रिया कर रहा, पढ़ाने का काम कर रहा। तो जो काम हुआ, जो क्रिया हुआ, उसको बोलेंगे बाबू वर्ब। क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। ठीक, अब हमने टीचर्स टीच स्टूडेंट्स लिखा। क्या लिखा, स्टूडेंट्स लिखा। ठीक, अब देखिए टीचर्स क्या है, किसी पोस्ट का नाम है, किसी पद का नाम है। तो चाहे टीचर का पद हो, चाहे हेडमास्टर का पद हो, चाहे प्रिंसिपल का पद हो, चाहे पीएम का पद हो, सीएम का पद हो, प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, गृह मंत्री का हो, कोई भी पोस्ट का नाम हो, प्यून हो, चपरासी हो, तो ये किसी ना किसी पोस्ट का क्या है, नाम है। तो किसी भी पोस्ट के नाम के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक, लेकिन हम चाहें तो यहां पर आर्टिकल द लगा सकते हैं, द टीचर्स। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अभी आर्टिकल को मैं आपको समझाना नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं आर्टिकल समझाऊंगा, क्योंकि ए, एन और द ये क्या है, आर्टिकल है। तो आर्टिकल जब समझाऊंगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल को सीखेंगे, इसलिए हमने आर्टिकल द को यहां पे लगाया नहीं है। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो टीचर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब टीचर्स ने कौन सा काम किया जी, एक्शन कौन सा किया, क्रिया कौन सा किया, तो पढ़ाते हैं। टीचर्स पढ़ाते हैं। हम V1 लेके चल रहे ताकि आपको समझ में आए। टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, यहां भी देखो बाबू, यहां भी क्या किया कि टीचर्स स्टार्टिंग में आए तो सेंटेंस की शुरुआत किया, तो सब्जेक्ट। कौन सा काम कर रहे हैं टीचर, तो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो क्रिया करेंगे बाबू उसको बोलेंगे वर्ब। तो यहां कौन सा एक्शन हो रहा है, यहां पढ़ाने का काम हो रहा है, तो बोलते हैं बाबू इसको वर्ब बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट आया बाबू, वर्ब आया, क्योंकि जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है बाबू वो यही होता है ना कि सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, यही इंग्लिश का स्ट्रक्चर है ना। तो सब्जेक्ट के जगह पे तो हमने टीचर्स लगा दिया, वर्ब के जगह पे हमने क्या लिया, टीच लगा दिया। अब डिसाइड करना है कि ये क्या है। ठीक, ये क्या है, और इसमें देखो सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, और ये पता करना है क्या है। ठीक, देखो तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब समझिए हम कहां आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक, हमने सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया। ठीक, अब देखिए कि वर्ब के बाद से दो सवाल कीजिए। क्या कीजिए, दो सवाल कीजिए।
पहला सवाल कि टीचर्स पढ़ाते हैं, क्या मतलब हुआ? टीचर्स पढ़ाते हैं। दो सवाल आपको पूछना है यहां के बाद। टीचर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद दो सवाल पूछिएगा। पहला सवाल जो होगा बाबू, एक होगा क्या और दूसरा होगा किसको। क्या और किसको, ये दो टर्म हम आपने हिंदी में खास के आपको लिख के दिया ताकि आपको समझ में आए। तो हमने दो टर्म बोला, क्या और किसको। ठीक, तो टीचर्स टीच, टीचर पढ़ाते हैं, वर्ब तक हो गया। टीचर पढ़ाते हैं, वर्ब तक हो गया। अब जैसे हम यहां तक आएंगे, अब यहां से हम दो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या और किसको। क्या और किसको, तो क्या और किसको का अगर जवाब मिल जाए, क्या और किसको का जवाब अगर मिल जाए, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक, उस वर्ड को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे टीचर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। एक मिनट, हम आएंगे, जाओ ना। हर बार मेरी भगनी आकर के खास के रूम में आती है यार, परेशान कर। देखो, तो टीचर पढ़ाते हैं। अब यहां से पूछो किसको? टीचर पढ़ाते हैं किसको? तो किसको पढ़ाते हैं? स्टूडेंट को। तो बताओ किसको का जवाब मिला? किसको का जवाब मिला? हाँ, किसको पढ़ाते हैं? स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो यहां से आपको सवाल क्या करना है? किसको पढ़ाते हैं? पहला whom, whom का मतलब किसको। यहां पर हम लिख दे रहे हैं हिंदी भी आपके लिए। चलिए देखिए, हमने बोला टीचर पढ़ाते हैं, क्वेश्चन पूछो किसको, तो जवाब मिला यस, किसको पढ़ाते हैं? स्टूडेंट्स को। तो किसको का जो जवाब होगा, तो किसको का जवाब कौन है? स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या इसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। मैं पूरा लिख दे रहा हूं ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में ओ लिखते हैं लेकिन पहले मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ओ। ठीक, तो टीचर पढ़ाते हैं, सवाल पूछो किसको। दो ही सवाल पूछना, क्या और किसको। किसको पढ़ाते हैं जी? तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो किसको का जो जवाब होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरी जगह, पहला समझ में आ गया, दूसरा आइए, टीचर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। अब यहां से आप सवाल कीजिए, टीचर पढ़ाते हैं किसको? इंग्लिश को? नहीं, स्टूडेंट्स को। ठीक है, आदमी की बात करें, किसको पढ़ाते? तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब यहां देखो, टीचर पढ़ाते हैं, पूछो क्या, तो क्या का क्या जवाब मिला? यस, टीचर पढ़ाते हैं क्या? इंग्लिश। हाँ, अब जवाब मिला। तो क्या का जो जवाब होगा, क्या का मतलब व्हाट, क्या का मतलब व्हाट। ठीक, अब मिटा दें। देखिए, क्या, व्हाट का हिंदी क्या हो जाएगा? क्या। देखिए, तो टीचर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, पूछो क्वेश्चन, पूछो क्या, पूछो क्वेश्चन क्या। तो क्या का जो जवाब होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे।
तो जब भी सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, उसके बाद से क्वेश्चन पूछो क्या और किसको। दो क्वेश्चन पूछना है, क्या और किसको। तो क्या और किसको का जो जवाब होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो टीचर पढ़ाते हैं, क्वेश्चन पूछो क्या, तो इंग्लिश, तो क्या का जवाब आया, हाँ आया। तो जो क्या का जवाब कौन है इसमें, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो बाबू ये इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया बाबू, जिसको हम बोलेंगे ओ। ठीक, तो ऑब्जेक्ट समझ में आया। तो सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, और वर्ब के बाद से दो क्वेश्चन पूछो, क्या और किसको। क्या और किसको में से किसी भी एक का जवाब मिल जाए, क्या और किसको, इन दोनों में से किसी का भी जवाब मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या और किसको दो टर्म पूछिए, किसको पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं, दोनों में से किसी का भी जवाब मिल जाए, किसी एक का भी, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो बाबू ये है पहला तरीका ऑब्जेक्ट को समझने का, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब समझिए। इस पहले मैं थोड़ा मिटा दूंगा, आप देख लीजिए। देखिए यहां हम कर दें कि सब्जेक्ट लगाओ बाबू, वर्ब लगाओ बाबू। ठीक, अब यहां से दो क्वेश्चन पूछना बाबू। कितना क्वेश्चन पूछना बाबू, दो क्वेश्चन पूछना। एक पूछना व्हाट, क्या पढ़ाते हैं, क्या पूछना, क्या का मतलब व्हाट। ठीक, और दूसरा पूछना बाबू किसको। लिख दे यहां पर किसको। ठीक, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में बेहतर आएगा। तो बाबू सब्जेक्ट पहले लगा लो, सब्जेक्ट पहले लगा लो, उसके बाद क्या लगाओगे, वर्ब। वर्ब के लगाने के बाद दो क्वेश्चन पूछना, क्या और किसको, व्हाट और हुम। क्या और किसको, तो क्या और किसको का जो जवाब होगा ना बाबू, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहां पे जो भी आएगा क्या और किसको का किसी एक का भी जवाब अगर मिल जाए, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, वरना उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। अगर क्या और किसको का जवाब अगर मिलता है, किसी एक का भी मिल जाए, क्या का या किसको का, तो दोनों में से किसी एक का जवाब मिलेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर क्या और किसको का जवाब नहीं मिला, दो क्वेश्चन क्या और किसको दोनों में से किसी का जवाब नहीं मिला, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। पहला समझ में आया। देखिए फिर हम आगे दूसरा तरीका आपको बताने जाएंगे। मिटा दे, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब आइए हम ऑब्जेक्ट को दूसरे तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा।
मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊं, इसलिए मैं आपको स्पीड में नहीं समझाता हूं, और यही मेरा तरीका है समझाने का। मैं बहुत आसान तरीके से आपको कोशिश करूंगा समझाने का। जितना मैंने जिंदगी में जो इंडिया के अच्छे अच्छे टीचर मैंने सीखा, उसको आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं कुछ टीचर से सीखा तो एक पॉइंट समझ में आया, दूसरा से सीखा तो दूसरा पॉइंट समझ में आया, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको कर रहा हूं कि सारे चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको बाकी प्रॉब्लम कहीं पर ना हो। ठीक, नॉलेज को आपको बाहर निकालना चाहिए, वरना आपके पास नॉलेज को रख कर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में जो सबसे बड़ी दौलत है वो आप जाके देखो कब्रिस्तानों में मिलेगी। उसकी वजह क्या है कि अच्छे अच्छे लोग जिसके पास इल्म थी, नॉलेज थी, लेकिन उन्होंने इल्म को आगे नहीं किया, नॉलेज को नहीं किया आगे, किसी को बताया नहीं, किसी को सिखाया नहीं। तो इस दुनिया की जो सबसे बड़ी दौलत अगर आप पूछोगे ना, तो आप कब्रिस्तानों में जाके देखो, आपको नजर आएगी। एक से एक आपको टैलेंटेड इंसान, एक से आपको ऐसा इंसान दिखेंगे जिसके पास टैलेंट भरी पड़ी हुई थी, जिसके पास इल्म था, जिसके पास नॉलेज थी, लेकिन उस नॉलेज को दूसरों को नहीं दिया। तो सबसे बड़ी दौलत आपको कहां दिखेगी, या तो कब्रिस्तानों में दिखेगी या शमशान घाट में आपको नजर में आएगी। ठीक है लेकिन इल्म है तो उसको आप बांटिए, ताकि आपको बांटने से किसी का तो फायदा हो। ठीक है, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को समझने का दूसरा तरीका समझाने जा रहा हूं। तो बाबू हमने लिखा मेथड नंबर 2। क्या लिखा बाबू, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ऑब्जेक्ट को समझने का जो तरीका है बाबू, पहला तरीका हमने आपको बता दिया, यह है दूसरा तरीका कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे समझेंगे। ठीक, एक तरीका भी अगर आपको समझ में आ गया तो काफी है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपको और भी तरीके बता रहा हूं। ठीक, देखो बाबू हम दो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। कितना स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं दो स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर में बाबू हमने लिखा सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद लिखा वर्ब लिखा। ठीक, उसके बाद हमने बाबू लिखा अदर वर्ड। अभी ऑब्जेक्ट ना बोल रहे बाबू, कॉमन वर्ड यूज करेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि आपको यहीं से समझा दें। ठीक, पहला क्या लिखा बाबू, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा, अदर वर्ड लिखा। ऑब्जेक्ट नहीं लिखे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को ही बता रहे हैं ना, तो जब समझ में आ जाएगा तो खुद समझ जाना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वो आप खुद डिसाइड करना। हम सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं, कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं कि बाबू यहाँ पे अदर वर्ड लगा दो, दोनों में से जो आएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वहां पे आप लगा लेना। ठीक, देखो जो दूसरा जो तरीका है बाबू वो है सेम, इसको भी उतार रहे हैं कि सब्जेक्ट लिखा बाबू, क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम बाबू, वर्ब लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लगाया बाबू, अदर वर्ड लगाया, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको देखने से ये स्ट्रक्चर दोनों सेम लग रहा है, और ये हकीकत में दोनों स्ट्रक्चर सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि बाबू सब्जेक्ट किसी सेंटेंस की क्या करता है, शुरुआत करता है। ठीक, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस की शुरुआत करता है तो सेंटेंस के कहां आएगा, वो एकदम स्टार्टिंग में आता है। कहां आएगा, एकदम स्टार्टिंग में आएगा। तो हमने सब्जेक्ट लगाया और उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब लगाया। क्या लगाया, वर्ब लगाया। अब इस वर्ब को हमने क्या किया बाबू, लगा तो दिया, हमने लगा तो दिया। तो सब्जेक्ट लगाया बाबू, वर्ब लगाया बाबू। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पे ऑब्जेक्ट होगा कि कॉम्प्लीमेंट होगा।
ऑब्जेक्ट होगा कि कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखो बाबू, सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, ठीक। अगर सब्जेक्ट ने कोई काम किया, ध्यान से सुनना वरना समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा अलग लेवल का बता रहे हैं बाबू। सब्जेक्ट ने कोई काम किया, कोई भी काम किया, पढ़ाने का काम किया, खाने का काम किया, नाचने का काम किया, कूदने का काम किया, हंसने का काम किया, कोई क्रिया, कोई एक्शन तो किया होगा ना। तो ठीक है, सब्जेक्ट ने अगर कोई काम किया और देखो कि सब्जेक्ट ने जो काम किया उस सब्जेक्ट की वजह से इस अदर वर्ड पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या देखना है कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया तो काम करने वाले की वजह से, इस सब्जेक्ट की वजह से इस वर्ड पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ठीक। मैं इसको यहां से ना लेकर के मैं इसको यहीं से ले रहा हूं, ठीक। सुनो, सब्जेक्ट ने काम किया, कोई भी काम किया, हंसने का, पढ़ने का, लिखने का, सीखने का, जो भी काम किया जगह पे, तो अगर सब्जेक्ट ने कोई काम किया और उस सब्जेक्ट जो काम किया उसकी वजह से इस अदर वर्ड पे क्या प्रभाव पड़ा, तो अगर बाबू इस सब्जेक्ट की वजह से अदर वर्ड पे प्रभाव पड़े, प्रभाव का मतलब क्या हो गया बाबू, इंपैक्ट। प्रभाव का मतलब क्या हो गया, इंपैक्ट। क्या हो गया बाबू, इंपैक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रभाव, इंग्लिश में बोलेंगे इंपैक्ट। तो सब्जेक्ट ने कोई काम किया और सब्जेक्ट के काम करने की वजह से, जैसे मैंने कोई सेब को खाया, तो मैंने खाया तो मेरी वजह से सेब पर क्या प्रभाव पड़ा, वो तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। सुनो, तो सब्जेक्ट ने बाबू कोई काम किया, सब्जेक्ट के काम करने की वजह से इस वर्ड पे अगर प्रभाव पड़ा तो प्रभाव के लिए क्या कर दिया, इंपैक्ट। अब प्रभाव चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट। ठीक, डायरेक्ट इंपैक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट। तो अगर बाबू सब्जेक्ट की वजह से इस अदर वर्ड पे अगर प्रभाव पड़ा, तो हमने क्या दिखा दिया, प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव पड़ गया। तो अगर प्रभाव पड़ रहा, चाहे प्रभाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आप उठा सकते हो, देख सकते हो, पटक सकते हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। और जिसको आप उठा के पटक नहीं सकते हो, छू नहीं सकते, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। तो अगर प्रभाव जो दिख रहा है डायरेक्ट है तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट इंपैक्ट, प्रत्यक्ष प्रभाव, और इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इंपैक्ट, अप्रत्यक्ष प्रभाव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर इस सब्जेक्ट की वजह से, सब्जेक्ट ने कोई काम किया और इस अदर वर्ड पे प्रभाव पड़ा, तो इस अदर वर्ड को बाबू बोलना ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और उसको लिखेंगे ओ से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हो गया। अगर सब्जेक्ट की वजह से इस अदर वर्ड पे प्रभाव पड़ा तो इस अदर वर्ड का क्या नाम होगा, ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा में आओ बाबू कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस की क्या करेगा, शुरुआत करेगा। ठीक है, शुरू कर दिया, क्या है, शुरू कर दिया। अब वर्ब आया सेंटेंस में, चलिए वर्ब आया। अगर इस सब्जेक्ट के काम करने से इस अदर वर्ड पे कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, आपके ऊपर से पार हो जा रहा, ऊपर से पार हो जा रहा, समझ में ही नहीं आ रहा,
तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने काम किया पढ़ाने का और आपके ऊपर से पार हो गया, मतलब प्रभाव आप पे नहीं पड़ा, यानी क्या हो गया, पार हो गया। हल्का हल्का डॉटेड कर देते हैं ताकि आपको समझ में बेहतर आए। ये क्या हो गया कि हमने आपको पढ़ाया, पढ़ाने का काम किया और आप यहां पे क्या थे, आप थे, हमने पढ़ाया किसको, आपको पढ़ाया और आप पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऊपर से पार हो गया, यानी इस पर प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसको लिख दो नो इंपैक्ट, नो इंपैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर इस सब्जेक्ट की वजह से इस अदर वर्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो यहां पे होगा, इसकी वजह से अगर ये प्रभावित नहीं हुआ तो इसका नाम होगा बाबू कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम होगा, कॉम्प्लीमेंट। आप समझ में आया कि अगर अदर वर्ड प्रभावित हो जाए, ये अदर वर्ड है, अगर ये अदर वर्ड सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए, इससे प्रभावित हो जाए अगर ये वाला वर्ड, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। और अगर ये सब्जेक्ट से, ये वाला जो वर्ड है ना अदर वर्ड, ये जो अदर वर्ड है ये वाला, अगर सब्जेक्ट से नहीं प्रभावित हो तो इसका नाम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए। और कॉम्प्लीमेंट को किससे डिनोट करेंगे, सी से। किससे करेंगे, सी से। ठीक, हो गया। आइए तो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रभाव चाहे डायरेक्ट हो, प्रभाव चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो या डायरेक्ट इंपैक्ट हो, तो प्रभाव पड़ा ना, चाहे प्रत्यक्ष पड़े या अप्रत्यक्ष, तो अगर ये अदर वर्ड सब्जेक्ट की वजह से प्रभावित हो जाए, जो भी वर्ब के बाद दिया होगा वर्ड सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के हिसाब से अगर प्रभावित हो जाए तो उसका नाम होगा ऑब्जेक्ट। और यही अदर वर्ड वर्ब के बाद अगर दिया रहे कुछ भी यहां पे वर्ब के बाद, और अगर ये प्रभावित ना हो किसकी वजह से, सब्जेक्ट की वजह से, तो बाबू इस वर्ड का नाम होगा क्या, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आ जाओ बाबू, देखो एग्जाम्पल में जो हमने लिखा बाबू, देखो आपको हम क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक, देख लो, पहला जो एग्जाम्पल दिया बाबू, हमने लिखा कि राम ईट्स अ मैंगो। हमने क्या लिखा बाबू, राम ईट्स अ मैंगो। तो बाबू राम सेंटेंस की क्या कर रहा है, तो सर ये शुरुआत कर रहा है, क्या कर रहा है, शुरुआत कर रहा है। तो बाबू बताओ क्या होगा, ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ये इट्स क्या है, वर्ब है बाबू, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट आया और वर्ब आया,
ठीक। अब इस राम खाता है क्या? आम को। राम खाता है आम। एक आम बोलो या आम बोलो, हिंदी मत पढ़ो, इंग्लिश समझा रहा हूं। जब भी अकेला हो तो ए लगा दो। ए लगाने से क्या हुआ कि आम कितना है? एक है। ठीक। तो राम जो है बाबू ये सब्जेक्ट है, वर्ब आया। अब इस जो वर्ब के बाद हमने वर्ड लगाया, वर्ब के बाद कौन सा वर्ड होता है? सब्जेक्ट आया बाबू, वर्ब आया बाबू, वर्ब के बाद अदर वर्ड आया। अब इसी अदर वर्ड में डिसाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या देखो, राम खाता है क्या? आम। राम खाता है आम। तो राम के आम खाने से इस आम पर क्या प्रभाव पड़ा? राम ने आम खाया तो इस आम पे क्या प्रभाव पड़ा? कुछ प्रभाव पड़ा। तो आइए उसको समझते हैं। ये हो गया बाबू राम। ये क्या हो गया? राम हो गया। ये क्या हो गया बाबू? राम हो गया। ठीक। ये हो गया बाबू आम। ये क्या हो गया? आम। इसको लिख देते हैं हम बाबू थोड़ा सा राम। क्या लिख दिया? राम। और ये बाबू क्या हो गया? ये हो गया सर मैंगो। ठीक। ये क्या हो गया? मैंगो हो गया। क्या देखिए, ये है राम और ये है मैंगो। तो राम ने खाया क्या? आम। राम ने खाया क्या? आम। तो इस आम पे क्या प्रभाव पड़ा? क्या आम पे कोई प्रभाव पड़ा? इधर क्या इस वर्ड पे कोई प्रभाव पड़ा? जैसे मैं कैसे बताऊं? हाँ मान लो अभी ये डस्टर है, इसको थोड़ी देर के लिए मान ले कि क्या है ये आम है। ये क्या है? आम है। मैं राम हूं और ये क्या है? आम है। ये मैं राम हूं और ये आम है। तो मैंने आम को खाया तो इस आम पे क्या प्रभाव पड़ा? उठाया, खाया, आम खत्म। आम खत्म। तो बताओ आम की दुनिया समाप्त हुई या नहीं? ठीक। तो आपके आम खाने से, राम के आम खाने से इस आम की दुनिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो बताओ इस पे प्रभाव पड़ा कि नहीं? उठाया आम, खाया, खत्म। तो जो प्रभावित हो जाए बाबू वर्ड, बताओ वो ऑब्जेक्ट होगा कि कॉम्प्लीमेंट? तो ऑब्जेक्ट होगा सर। तो ये क्या होगा? इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। समझ में आई बात? हाँ। तो अगर राम ने कोई काम किया तो राम सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट से अगर ये वाला वर्ड, ये जो मैंगो वर्ड है, अगर प्रभावित हो जाए तो प्रभावित हुआ ना। राम ने उठाया आम को, खाया, आम की दुनिया खत्म। तुम उठा के देखो ना, आम को उठाओगे, खाओगे, आम की दुनिया खत्म। यानी आपने आम की दुनिया क्या कर दी? खत्म कर दी। तो बताओ ये मैंगो प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? सब्जेक्ट की वजह से। सब्जेक्ट की वजह से ये बात आम मैंगो क्या हो गया? प्रभावित हो गया। तो जो प्रभावित हो जाए उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब सुनो, ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्रभाव कैसा था? डायरेक्ट था कि इनडायरेक्ट? जैसे देखो ये आम है तो आम को छू सकते हैं, उठा सकते हैं, पटक सकते हैं, फेंक सकते हैं। तो बताओ जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं, पटक सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है। तो कैसा ऑब्जेक्ट है ये? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है ये? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सुनिए दूसरा में आओ बाबू। ठीक। प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा ना, प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं ना, उठाया, खाया, आम खत्म। तो जब डायरेक्ट प्रभाव पड़ जाए, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट भी कैसा रहेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। जब प्रभाव डायरेक्ट तो ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट। ठीक। दूसरा हमने बोला बाबू राम। राम हो गया, चलो ठीक है। गोज लगा दो। क्या लगा दो? गोज लगा दो। ठीक। गो एक ऐसा वर्ड है बाबू
गो क्या है, एक ऐसा वर्ड है, चलो यहां पटना लगा दो, चलो पटना बताओ जगह का नाम है ना, ठीक, पटना की जगह पे दिल्ली लगा दो या पूरा लगा दो, जो लगाना है आप लगा दो। तो गो एक ऐसा वर्ड है बाबू, गो से ही हमने क्या किया, गोज किया, ठीक। गो एक ऐसा वर्ड है जब गो के बाद अगर कोई प्लेस का नाम आ रहा है, गो के बाद अगर कोई प्लेस का नाम आ रहा है तो गो के बाद टू आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गो के बाद क्या आएगा, टू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो राम गोस टू पटना। अब देखो ये सेंटेंस की क्या कर रहा है बाबू, शुरुआत कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बाबू, वर्ब आता है, क्या आता है, वर्ब आता है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो राम के कौन सा काम कर रहा है, राम जाने का काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, राम क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। कहां जाने का काम कर रहा है, पटना जाने का काम कर रहा है। तो बताओ राम के पटना जाने से, राम के पटना जाने से इस पटना पे क्या प्रभाव पड़ा, इस पटना पे राम की वजह से क्या प्रभाव पड़ा। क्या राम पटना गया तो पटना में भूकंप आ गया, ऐसा तो कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। क्या राम पटना गया तो पटना में रात चांदनी, क्या राम पटना गया तो पटना में बारिश, क्या राम पटना किया तो पटना में ठंडी। यानी पटना को राम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे राम आए या श्याम आए, चाहे रहीम आए या सीता आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी राम के जाने से पटना प्रभावित नहीं हुआ, राम के जाने से ये पटना प्रभावित नहीं हुआ। तो बाबू जो सब्जेक्ट से प्रभावित ना हो तो बताओ उसको कॉज क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बाबू कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलेंगे सर, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक, लिखेंगे सी। समझ में आया, तो पटना क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक, क्योंकि ये राम की वजह से ये वाला जो वर्ड था ये प्रभावित नहीं हुआ। तो जो प्रभावित हो जाए उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और जो प्रभावित ना हो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से सुनो, ठीक, यहां तक समझ में आया, ध्यान से सुनो। तो जैसे पहली पहली बार जब मैं पटना गया, तो जब ट्रेन से गया था तो सब लोग देख रहे थे पटना आ गया, पटना आ गया, तो हम भी पूछे कहां पटना है, कहां पटना है, तो लोगों ने क्या बोला, यही तो पटना है, यही तो पटना है। फिर मैंने बोला यहां पटना कहां है, ये तो दुकान है, मकान है, बिल्डिंग है। तो बाबू पटना कहीं नहीं है, ये पटना क्या है, एक सोच है, एक विचार है, एक थॉट है, और ये क्या है, एक ऐसी नाम है किसी जगह का। पटना जाकर क्या बोलो तो ये पटना है, क्या है, बिल्डिंग लगेगा, घर नजर आएगा आपको। तो आपको शेखपुरा में भी आपको घर दिखेगा, बिल्डिंग दिखेगा, मुंबई में भी आपको घर दिखेगा, बिल्डिंग दिखेगा, दिल्ली में भी घर दिखेगा, बिल्डिंग दिखेगा। तो बोलोगे पटना कहां है, तो पटना क्या है, एक सोच है, एक विचार है, एक थॉट है, थॉट है। तो जो विचार, थॉट, सोच ये किसी से प्रभावित नहीं होता, तो जो प्रभावित ना हो, तो कोई भी स्थान प्रभावित ना हो तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और अगर कोई वर्ड प्रभावित हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो प्रभावित ना हो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। यहां तक देखिए, फिर मैं आगे आपको कॉम्प्लीमेंट को पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। चलिए मिटा दूं, चलिए ठीक।
जितना मेरे गुरु ने मुझे सिखाया मैं सब आपको सिखा रहा हूं। समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं एक टीचर से पढ़ा तो आपको वही पढ़ा रहा। मैं जितने टीचर से पढ़ लिया कुछ ना कुछ आपको हर जगह से सिखा दे रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए बाबू, आपको समझ में आना चाहिए हर चीज। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको बेहतर सिखा रहा हूं, जो हमसे बेहतर हो रहा है। मैं तेज पढ़ाता हूं, लेकिन मैं आपको सिखाने की वजह से आया हूं तो आहिस्ता चल रहा हूं। अब देखो बाबू, एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना समझने के लिए। एक दिया ना, दूसरा जो एग्जांपल बाबू हम दे रहे हैं ध्यान से देखना, ठीक? इसको लिख दो तीसरा नंबर एग्जांपल, ठीक? हमने लिखा बाबू, राम laughs, इसको ही कर देते हैं हम, थोड़ा सा मिटा देते हैं, समझ में नहीं आएगा। राम laughs at you, राम laughs at you। चौथा में बोला बाबू कि राम laughs, हम सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सेम लेके चल रहे हैं बाबू, ताकि आपको समझ में कहीं पर दिक्कत ना हो, ठीक? आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इस वजह से मैं सब्जेक्ट और वर्ब को सेम रखा है, ठीक? इंग्लिश लिखने के लिए बाबू स्ट्रक्चर जो होता है वो होता सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। तो बाबू दोनों में हमने क्या किया, सब्जेक्ट क्या लगाया, राम। दोनों में हमने वर्ब क्या लगाया, laughs। और इस अदर वर्ड के जगह पे एक में लिखा यू, एक में लिखा नाइट। प्रीपोजिशन दोनों में सेम लिखा है एट, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस की क्या कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड आपको नजर आए क्या होगा बाबू, वर्ब होगा सर, और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सब्जेक्ट मिला और वर्ब मिला, ठीक? अब ये तो प्रीपोजिशन हो गया एट, इसका कहानी खत्म, क्योंकि प्रीपोजिशन अभी हम नहीं सिखा रहे हैं। अब एक बात बताओ बाबू, लाफ एट का मतलब होता है दूसरों पर हंसना, दूसरे पे हंसने को क्या बोलते हैं, लाफ एट। तो ये सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे, वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद ये क्या हो गया, वर्ब। अब डिसाइड करना है कि यू ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, ठीक? यू ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, वो हमको डिसाइड करना है। यहां भी देखो बाबू सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक? यहां भी देखो लाफ क्या हो गया, वर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? अब ये नाइट जो लगाया है वो ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट, ये हमको डिसाइड करना है, ठीक? आइए कैसे करते हैं, देखिए। जैसे ये हो गया बाबू राम, ये क्या हो गया, राम। चलिए एग्जाम्पल आपको दे दे के समझा रहे हैं, ठीक? ये हो गए आप, ये क्या हो गए, आप। इसको लिख रहे हैं यू, ठीक? चलिए, तो राम किस पर हंसता है, राम किस पर हंसता है, तो यू पर हंसता है। किस पे, यू पे। तो अगर राम ने यू पे हंसा, ठीक? राम हंसता है किस पर, यू पर। तो अगर मान लीजिए कोई राम नाम का लड़का है और वो किस पे हंसा, आप पर, यू पर। तो अगर राम ने पॉजिटिव हंसा तो आपके अंदर
पॉजिटिव वाइब्रेशन, कुछ ना कुछ तो हलचल होगा ना, क्योंकि वो अगर हंसेगा तो हो सकता है कुछ रीजन से हंसे, तो आप भी अंदर क्या करोगे, हंसोगे अंदर अंदर। ठीक, तो अगर वो कुछ अच्छी चीज में हंस रहा है, पॉजिटिव हंसा, तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन। ठीक, अगर राम ने नेगेटिव देख के हंसा, आपको नेगेटिव तरीके से किसी चीज का मजाक उड़ा दिया, तो अगर वो नेगेटिव सेंस में हंसा तो आपके अंदर भी नेगेटिव वाइब्रेशन। यानी कहने का मतलब कि राम के हंसने से, जब आप पे राम हंसा तो आपके अंदर कोई ना कोई प्रभाव पड़ा उसके हंसने से। तो राम जब हंसा तो राम के हंसने की वजह से आप पे प्रभाव पड़ा, यानी आप प्रभावित हो गए, लेकिन डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन बताओ अंदर में हलचल हुआ कि नहीं हुआ? क्या उस हंसी को उठा के पटक सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं, लेकिन बताओ प्रभावित आप हुए कि नहीं राम की वजह से? यस। तो जो प्रभावित हो जाए बाबू इस सब्जेक्ट की वजह से, तो इस यू को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्योंकि आप क्या हो गए? प्रभावित हो गए। क्या हो गए? प्रभावित हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक, कैसा ऑब्जेक्ट जी? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब समझो, पहले समझ में आएगा यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा देखो, राम हो गया जी सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। राम हंसता है रात में। अब ध्यान से सुनो, राम हंसता है रात में, तो क्या राम हंसा तो रात चांदनी? क्या राम हंसा तो रात अंधेरा? क्या राम हंसा तो रात खत्म नहीं हो रही है? क्या राम हंसा तो रात की शुरुआत हो गई? तो रात पे राम के हंसने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, राम के हंसने से इस रात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जो राम के सब्जेक्ट की वजह से जो वर्ड प्रभावित नहीं हो, ये वर्ड प्रभावित नहीं हुआ राम की वजह से, तो बताओ जो प्रभावित ना हो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। उसको लिख दे रहे हैं सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मिटा दें हम। देख लीजिए एक बार, देखिए समझ में आ रहा है? मिटा दें। चलिए, अब बाबू हमने आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बता दिया। बात इतना है कि ऑब्जेक्ट को हमने दो तरीका बताया पकड़ने का। एक तो क्या और किसको का जो जवाब होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। दूसरा तरीका ऑब्जेक्ट को पकड़ने का कि अगर ऑब्जेक्ट प्रभावित हो जाए, अगर कोई वर्ड सब्जेक्ट की वजह से प्रभावित हो जाए, अगर उस वर्ड पे प्रभाव पड़ जाए किसकी वजह से? जो आगे में रहेगा उसकी वजह से, तब तो उसका नाम ऑब्जेक्ट होगा। और अगर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े इस वर्ड पे, तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अब बाबू मेन होता है ऑब्जेक्ट, तो हम पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट हम पढ़ लिए। दूसरी बात होती है कि कॉम्प्लीमेंट थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लीमेंट नहीं समझाएंगे ना, तो आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ? कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। और कॉम्प्लीमेंट का नॉलेज बाबू बहुत जरूरी है, बहुत। जिस इंसान को कॉम्प्लीमेंट का नॉलेज नहीं होगा उससे करेक्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, हमने क्या लिखा? हमने क्या लिखा? कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट।
अब बाबू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो आप समझ लिए कि जो वर्ड सब्जेक्ट की वजह से प्रभावित ना हो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अब बाबू कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना बाबू, वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का होगा। कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप का मिलेगा बाबू, 3 टाइप का मिलेगा। पहले जो टाइप को बोलेंगे प्लेस बाबू, क्या बोलेंगे, प्लेस, क्या बोलेंगे, प्लेस, स्थान, उसको शॉर्ट में बोलेंगे बाबू पी। क्या बोलेंगे, पी। प्लेस का मतलब होता है कोई जगह, कोई जगह का नाम, इंडिया, पटना, दिल्ली, या कोई भी जगह का, गांव का नाम रहेगा उसको बोलेंगे प्लेस, स्थान का नाम। दूसरा जो टाइप होता है बाबू उसको हम बोलते हैं टाइम। जैसे समय अगर दिया हो, ठीक, तो टाइम का मतलब समय, समय को किससे दिखाएंगे, टी से डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो होता है बाबू उसको बोलते हैं रीजन। क्या बोलते हैं, रीजन बोलते हैं बाबू। रीजन को हम डिनोट किससे करते हैं बाबू, आर से करते हैं। किससे करते हैं, आर से करते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है ये तो आपको समझा दिया कि जो प्रभावित ना हो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अब जो कॉम्प्लीमेंट है बाबू वो 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। पहला है प्लेस, दूसरा है टाइम, तीसरा है रीजन। प्लेस को पी से डिनोट करेंगे, टाइम को टी से डिनोट करेंगे और रीजन को आर से डिनोट करते हैं, ठीक। इसी को हम बोलते हैं पी टी आर, पी टी आर फॉर्मूला या पीटीआर रूल। पीटीआर फॉर्मूला या पीटीआर रूल, पीटीआर फॉर्मूला या पीटीआर रूल। यहां तक क्लियर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, इस रूल को पीटीआर रूल या पीटीआर फॉर्मूला। तो हमारा जो बाबू स्ट्रक्चर होता है वो इंग्लिश का कौन सा स्ट्रक्चर होता है बाबू, अब इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं, बस, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता था बाबू वो क्या होता था, सब्जेक्ट, पहले क्या लिखते थे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ठीक, उसके बाद क्या लिखते थे, अदर वर्ड, उसके बाद क्या लिखते थे, अदर वर्ड। अब इस अदर वर्ड की जगह पे या तो ऑब्जेक्ट होगा या क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। तो उसी को अब हम आपको चेंज कर रहे हैं। तो देखो, या तो इस अदर वर्ड की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा ओ, या इस अदर वर्ड की जगह पे क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब अगर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है बाबू तो कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है किसी सेंटेंस में प्लेस भी दिया हो, किसी सेंटेंस में स्थान का भी नाम दिया हो, समय भी दिया हो और कारण भी दिया है, क्यों जा रहे हैं इसका कारण भी दिया हो। तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। और कॉम्प्लीमेंट अगर आएगा बाबू तो कॉम्प्लीमेंट 3 टाइप के, तो पहला तुम लगाना पी, उसके बाद टी, उसके बाद आर, और उसके बाद लास्ट में जो बचेगा उसमें अदर वर्ड में डाल देना। तो ये है आपका मेन स्ट्रक्चर, ये है आपका मेन स्ट्रक्चर जो आपको याद होना चाहिए, ठीक। समझो कि अगर पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, और यहां पे क्या होता था, अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू। अदर वर्ड की जगह पे हमने आपको पढ़ा दिया ना अदर वर्ड को, अब कि अदर वर्ड में या तो ऑब्जेक्ट होगा या क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट।
तो अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट बाबू 3 टाइप के होते हैं, पी, टी, आर। तो अगर किसी सेंटेंस में स्थान भी दिया हो, प्लेस भी दिया हो, टाइम भी दिया हो यानी समय भी दिया हो, और रीजन भी दिया हो, तो सबसे पहले आप पी लगाना, फिर टी लगाना, फिर आर लगाना। अगर प्लेस और टाइम दिया है तो पहले प्लेस लगाना, फिर टाइम लगाना। कहीं पी दिया है और आर दिया है तो पहले पी लगाना, फिर आर लगाना। या कहीं टी और आर दिया तो पहले टी लगाना, फिर आर लगाना। कहने का यह सेंस है कि जो ऑर्डर हमने बताया, पहले पी, पहले टी, पहले आर, तो पी के बाद टी, टी के बाद आर, इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट को यह फॉर्मूला पता नहीं होगा तो वो जानते हैं क्या करेगा? प्लेस को बाद में लगा देगा, टाइम को पहले, रीजन को पहले लगा देगा, टाइम को बाद में। तो कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, उलट फेर करेगा, और जिससे सेंटेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एरर हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। उसी मिस्टेक ना हो आपसे, इसलिए आपको हम क्या कराएं, पीटीआर फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा। ठीक, देखिए, चलिए मिटा दें। आइए एग्जाम्पल थोड़ा हम दे देते हैं बाबू। मैं इस स्ट्रक्चर को सिर्फ रहने दे रहा हूं, स्ट्रक्चर को सिर्फ रहने देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं इस स्ट्रक्चर को आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के दम पे हम आपको सिखाएंगे। चलो देखो, एग्जाम्पल जो लिखा बाबू, वो मैं एग्जाम्पल ये दे रहा हूं, मैं रोज सवेरे 5 बजे 5 बजे गांधी मैदान गांधी मैदान, चलो ठीक, गांधी मैदान टहलने के लिए जाता हूं। देखो, हमने क्या लिखा बाबू कि मैं रोज सवेरे 5 बजे गांधी मैदान टहलने के लिए जाता हूं। आप इसका इंग्लिश तभी बना सकते हो जब आपको पीटीआर फॉर्मूला पता होगा। जैसे देखो, इसमें खोजो कि कहीं पर प्लेस दिया है, तो आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा ये क्या दिया है, प्लेस। क्या दिया है, प्लेस दिया है, प्लेस गांधी मैदान। कितने बजे बाबू, तो टाइम आपको दिया है, टाइम आपको दिया है, यानी पी दिया है, यहां पर टी दिया है। ठीक, प्लेस दे दिया और क्या दे दिया, टाइम, तो पी दे दिया और टी दे दिया है। देखो आर कहीं पे है, तो टहलने के लिए तुमको दिखा बाबू, ये क्या है, रीजन, क्यों जा रहे हैं जी, तो टहलने के लिए, तो रीजन यानी आर हमको दिख रहा है। ठीक, तो किसी सेंटेंस में बाबू अगर आपको प्लेस दिया हो, टाइम भी हो और क्या हो, रीजन भी हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पहले सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, लिख दिया, चलो ठीक। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब का मतलब जाता हूं, तो जाने का इंग्लिश क्या होगा, गो, जाने का क्या होगा, गो। ठीक, गो।
अब हमने ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है जी, कॉम्प्लीमेंट 3 टाइप का है, प्लेस, टाइम, रीजन, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट अगर आया तो कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप के, 3, पी टी आर। तो कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले पी लगाओ, तो देखो प्लेस है, तो हाँ सर प्लेस है, तो पहले लगाओ प्लेस को। तो प्लेस क्या है, गांधी मैदान, क्या है, गांधी मैदान, क्या है, गांधी मैदान। अब एक बात रखना बाबू कि अगर कहीं पर गो वर्ड दिया हो, गो दिया हो और इसके बाद कोई प्लेस का नाम आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई प्लेस का नाम आ रहा है, तो गो के बाद टू आएगा। तो आई गो, अब प्लेस है तो इससे बाद गो के बाद क्या लगाएंगे, टू। आई गो टू गांधी मैदान। तो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले क्या लगाएंगे, पी, तो गांधी मैदान लगा दिया पी। अब क्या लगाएंगे, टाइम, तो टाइम देखो कहीं पे है 5 बजे, क्या है, 5 बजे। ऐसे कर दो 5 o'clock, क्या कर दें, उसको उधर लिख दें, हाँ उसको उधर कर देते हैं ताकि आप पता नहीं नजर आएगा कि नहीं आएगा, इसको इधर कर देते हैं, ठीक, ध्यान से देखो 5 o'clock। अब देखो बाबू हमने लिख दिया 5 o'clock, तो 5 बजे है हम लिख दिया है, तो ये समझ में नहीं आ रहा 5 बजे सुबह की 5 बजे शाम, 5 o'clock सिर्फ लिखा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा कि 5 बजे सुबह की बात कर रहे कि 5 बजे शाम की बात कर रहे। तो हमको दिखाना पड़ेगा सवेरे, तो लिख दो इन द मॉर्निंग, क्या लिख दो, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक, क्लियर। अब ध्यान देना बाबू कि जब भी कहीं पर आपको टाइम आ जाए, क्या आ जाए, टाइम आ जाए, उस टाइम को लिखने से पहले एक प्रीपोजिशन लगाना जिसका नाम है एट, क्या है, एट। जब भी आपको कहीं पर टाइम लगाना हो तो टाइम से पहले क्या लगेगा, एट, और प्लेस के पहले क्या लगेगा, टू, ठीक। आई गो टू गांधी मैदान एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो ठीक है हम टाइम लगा दिए। अब क्या चाहिए, क्यों जाते हो, रीजन बताओ, तो क्यों जाते हो, तो उसका एक टहलने के लिए जाना, टहलने के लिए जाने का एक फ्रेज होता है फॉर अ वॉक, क्या होता है, फॉर अ वॉक, नजर आएगा, फॉर अ वॉक, क्या लिखा, फॉर अ वॉक। मैं चाहूं तो नीचे कर दूं, पता नहीं नजर आएगा कि नहीं, चलो देख लेते हैं, फॉर अ वॉक, और लास्ट में रोज, तो रोज किस में डाल दे, इस अदर वर्ड में, जो भी बचा मिल जाए उसको लास्ट में उठा के चाप दो, डेली, ठीक। अब समझो कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, और ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट में पहले क्या लगेगा, प्लेस, पहले क्या लगाया, प्लेस, फिर क्या लगेगा, टाइम, फिर क्या लगाया, टाइम, फिर क्या लगेगा, रीजन, क्यों जा रहे हैं। फॉर अ वॉक का मतलब होता है टहलना, टहलना क्या होता है, फॉर अ वॉक, इसका मतलब होता है टहलना, और डेली लगा दो। तो जिस इंसान को भी पीटीआर रूल पता नहीं होगा उससे ये इंग्लिश नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, क्योंकि पहले आप पी लगाओगे पहले टी लगाओगे, पहले यही डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीटीआर रूल अगर आपको पता नहीं है तो आप इसका इंग्लिश नहीं बना पाओगे, जो कि है आसान, सब कुछ का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हम उसको लगाएंगे किस तरीके से ये हमें समझ में नहीं आ रहा था, ठीक। अब जब भी कोई प्लेस का नाम आएगा ना बाबू, उसके पहले क्या लगाते हैं, टू, क्योंकि गो एक ऐसा वर्ड है, गो के बाद अगर मान लो प्लेस आ रहा है, गो के बाद क्या आ रहा है, प्लेस, तो गो के बाद क्या लगाया, गांधी मैदान, जगह का नाम हो गया, तो गो के बाद क्या लगेगा, टू, तो गो के बाद क्या लगाया, टू। जब भी कहीं टाइम दिखाना हो तो टाइम लगाने से पहले पहले क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन एट, उसके बाद लगाएंगे टाइम। और कब जी, सुबह में, इन द मॉर्निंग। काहे जा रहे हैं जी, रीजन बताओ। फॉर अ वॉक का मतलब होता है टहलना, एक फ्रेज है, ठीक है। और लास्ट रोज की बात हो रही है, तो जो भी बचा कुचा हुआ वर्ड रहे ना
उसको यहाँ पे लास्ट में सेंटेंस में उठा के चाप दो, तब सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। मैं अपना बेस्ट आपको देकर के आपको समझाया हूं, ठीक है। तो ये था तरीका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को समझाने का, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।